Hi dear student, myself RK Thakur from Engineers Classes for Competition. यूपी JBRNL क्वेश्चन वीडियो सीरीज में आज के वीडियो में डियर स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 91 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 90 तक हमने ऑलरेडी पास्ट वीडियोस में कर लिया है। सो क्वेश्चन नंबर 91 से स्टार्ट करेंगे डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 91 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है कि which operator is used to enter formula in Microsoft Excel। कह रहा है कि ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस ऑपरेटर को यूज करते हैं फॉर्मूला एंटर करने के लिए। तो डियर स्टूडेंट आपको सबको पता है, इसमें ऑप्शन दिया हुआ @ $, इज इक्वल्स टू एंड। तो सबको पता है कि फॉर्मूला एंटर करने के लिए हम इज इक्वल्स टू यूज करते हैं। फॉर्मूला यूज करते हैं हम। फॉर्मूला हमेशा इज इक्वल टू से स्टार्ट होता है। एक्सेल में जब भी आप क्वेश्चन फॉर्मूला एंटर करोगे तो किसी भी सेल में अगर आप फॉर्मूला एंटर करोगे तो इज इक्वल्स टू से स्टार्ट करना होगा। इज इक्वल्स टू सम ऑफ सेल्स, मान लो दिस टू दिस, ये करोगे तो पूरे सम का सेल्स का सम आ जाएगा, लेकिन आपको इज इक्वल टू ऑपरेटर ऐड करना होगा। तो ऑलवेज रिमेंबर, एक्सेल में फॉर्मूला एंटर करने के लिए हमेशा कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं? इज इक्वल्स टू यूज करते हैं डियर स्टूडेंट। तो ये हमेशा याद रखना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 92 ऑटोकैड से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 92 क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है इन ऑटोकैड डैश कमांड इज यूज्ड टू ऑब्टेन पैरेलल लाइंस, concentric circles and parallel curves। ऑप्शन नंबर 1 कॉपी, ऑप्शन नंबर 2 चैम्फर, ऑप्शन नंबर 3 ऑफसेट, ऑप्शन नंबर 4 सर्कल। डियर स्टूडेंट कह रहा है कि कमांड ऑटोकैड कमांड डैश कमांड इज यूज्ड टू ऑब्टेन पैरेलल लाइंस, मतलब एक लाइन है उसका पैरेलल लाइंस ये ड्रॉ करना। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब ये दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स यूज करना। पैरेलल कर्व्स, ये कर्व है तो इसके पैरेलल में कर्व्स यूज करना। ये सारे आपको देखोगे तो एक सर्टेन ऑफसेट है इन सब में। ये ऑफसेट बोलते हैं इसको, ऑफसेट। यहाँ पे ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा? ऑफसेट। ये क्या कहलाएगा? ये भी कहलाएगा ऑफसेट। तो ये ऑटोकैड में एक ऑफसेट कमांड होता है जिसमें ऑफसेट की एक सर्टेन वैल्यू आप पुट कर दोगे तो उतने डिस्टेंस में वो सिमिलर प्रोफाइल ड्रॉ कर देगा। तो आप कहीं पे भी रेक्टेंगल भी यूज करोगे, रेक्टेंगल ये है आपका ऑफसेट। अगर आपने 10 यूज कर दिया तो ये 10 के बाद एक थ्रू आउट 10 ऑफसेट का एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देगा। तो इसके लिए हमारे पास कमांड है ऑफसेट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑफसेट। ऑफसेट आप लिख सकते हो, ऑफसेट कमांड। कॉपी तो आपको पता ही है। चैम्फर तो हम इसके लिए यूज करते हैं, ये हमारा चैम्फर होता है, इस टाइप का चैम्फर होता है। सर्कल आपको पता ही है, तो ये इसमें हमारा ऑफसेट इज द राइट आंसर, राइट। सो इन ऑटोकैड ऑफसेट कमांड इज यूज्ड टू ऑब्टेन पैरेलल लाइंस, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स एंड पैरेलल कर्व्स, राइट। सो आपको क्लियर होगा, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 93 क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट? 93 कह रहा है हमारा अ हीट इंजन रिसीव्स हीट। क्वेश्चन नंबर 93, अ हीट इंजन रिसीव्स हीट एट द रेट ऑफ 1 किलोवाट फ्रॉम अ रिजर्वॉयर मेंटेन्ड एट 800 केल्विन एंड प्रोड्यूसेस 1 किलोवाट ऑफ पावर। मतलब 1 किलोवाट उसको रिजर्वॉयर से मिल रहा है जो कि 800 केल्विन पे मेंटेन्ड है और सेम 1 किलोवाट पावर वो प्रोड्यूस भी कर रहा है। इस टाइप का एक हीट इंजन है। तो कह रहा है ऑप्शन नंबर 1 इट सेटिस्फाइज बोथ फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड, इट सेटिस्फाइज फर्स्ट लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बट वायलेट्स द सेकंड लॉ। थर्ड, इट सेटिस्फाइड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बट वायलेट्स द फर्स्ट लॉ। फोर्थ, इट वायलेट्स बोथ फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। डियर स्टूडेंट, अगर कोई इंजन है, ये एक रिजर्वॉयर है, ये 800 केल्विन पे मेंटेन्ड है और यहां से हीट लिया जा रहा है, 1 किलोवाट हीट लिया जा रहा है और ये एक हीट इंजन है, ये हीट इंजन है और ये वर्क भी आपको कितना दे रहा है? 1 किलोवाट का। मतलब ये इसको दूसरा रिजर्वॉयर की जरूरत नहीं है, दूसरे रिजर्वॉयर की जरूरत नहीं है।
दूसरे रिजर्वॉयर की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना हीट इसने लिया उतना हीट वो आपको दे रहा है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है हीट एंड वर्क आर म्यूचुअली कन्वर्टेबल, मतलब सिंपली प्लेन लैंग्वेज में बोलता है कि हीट और वर्क आर म्यूचुअली कन्वर्टेबल। तो यहाँ पे हीट का वर्क में कन्वर्जन तो हो रहा है, ठीक है, तो ये फर्स्ट लॉ को वायलेट नहीं कर रहा है, तो फर्स्ट लॉ को ये सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन सेकंड लॉ कहता है कि कोई भी आप इंजन नहीं बना सकते हो जो पूरा पूरा हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दे, मींस सेकंड रिजर्वॉयर की जरूरत ना पड़े उसको इंटरैक्ट होने के लिए। तो ये सेकंड लॉ को वायलेट कर रहा है, सेकंड लॉ में ये वायलेट कर रहा है। सेकंड लॉ में ये बेसिकली केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को वायलेट कर रहा है। ऑब्वियसली केल्विन प्लैंक को वायलेट करेगा तो प्रोसेस को भी वायलेट करेगा, मींस ये सेकंड लॉ को वायलेट कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इट सेटिस्फाइज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बट वायलेट्स द सेकंड लॉ। इसका क्या हो जाएगा, इट सेटिस्फाइज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बट वायलेट्स द सेकंड लॉ, क्योंकि सेकंड लॉ कभी ये कहता है कि हीट जो आप दोगे उसमें कुछ तो आपको वर्क मिलेगा बट कुछ ना कुछ रिजेक्शन होगा। यहाँ पे रिजेक्शन नहीं हो रहा है, पूरा पूरा हीट वर्क में मिल रहा है, इट मींस ये सेकंड लॉ को वायलेट कर रहा है, राइट। सो ये आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 94 क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है कि बूटिंग इज अ प्रोसेस एसोसिएटेड विद डैश ऑफ अ कंप्यूटर। बूटिंग इज अ प्रोसेस एसोसिएटेड विद डैश ऑफ अ कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर 1 ट्रांसपोर्टिंग, ऑप्शन नंबर 2 शटिंग, ऑप्शन नंबर 3 डिसमेंटलिंग एंड ऑप्शन नंबर 4 स्टार्टिंग। डियर स्टूडेंट, कंप्यूटर में ये एक बच्चा जानता है कि कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है हम उस प्रोसेस को बोलते हैं बूटिंग, उसको क्या बोलते हैं, बूटिंग। तो बूटिंग एक प्रोसेस है जो कि स्टार्टिंग ऑफ कंप्यूटर से एसोसिएटेड है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग। बूटिंग इज अ प्रोसेस एसोसिएटेड विद स्टार्टिंग ऑफ अ कंप्यूटर। तो इसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ये सबको पता है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 95 क्या है डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन्वर्जन ऑफ सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन। ये कह रहा है सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन का इन्वर्जन इसमें कौन सा है, तो इसमें इलिप्टिकल ट्रैमल नहीं है, स्कॉच योक नहीं है, हैंड पंप है या पेंडुलम पंप, ये होता है, हैंड पंप है, ओल्डहैम कपलिंग नहीं है, तो हैंड पंप इज योर राइट आंसर। सो सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन का इन्वर्जन क्या है, हैंड पंप है, ठीक है, राइट। सो इन्वर्जन क्या होता है, इन्वर्जन होता है कि किसी भी मैकेनिज्म में अगर आप चीजों को, एलिमेंट को अगर फिक्स करते जाओ, अगर आप मैकेनिज्म में बारी बारी से एलिमेंट को फिक्स करते जाओ तो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ मैकेनिज्म और मोशन मिलेगा, उसको हम बोलते हैं इन्वर्जन। तो ये हमारा फर्स्ट सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन का इन्वर्जन क्या है, हैंड पंप है, राइट। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 96 डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 96 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है एन ऑयल हैज अ काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ 1.25 into 10 to the power minus 4 meter square per second and a specific gravity of 0.8, what is its dynamic viscosity in pascal second। डियर स्टूडेंट, काइनेमेटिक विस्कोसिटी जिसको न्यू बोलते हैं, ये कितना दिया हुआ है, 1.25 into 10 to the power minus 4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और स्पेसिफिक ग्रेविटी मींस एस कितना दिया हुआ, एस दिया हुआ 0.8, तो एस 0.8 है तो इसे डेंसिटी क्या आ जाएगी, 0.8 into 1000 मींस 800 kg पर मीटर क्यूब, 800 kg पर मीटर क्यूब, ये हो जाएगा डेंसिटी। और काइनेमेटिक विस्कोसिटी दिया हुआ, तो हमें पता है कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होता है, डायनामिक विस्कोसिटी म्यू बाय रो। तो यहां से आप निकाल सकते हो काइनेमेटिक विस्कोसिटी 1.25 into 10 to the power minus 4, सब कुछ SI में लेके चल रहा है, म्यू को म्यू निकालना है, डायनामिक विस्कोसिटी, डेंसिटी क्या हो गया 800, यहां से म्यू क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, यहां से म्यू हो जाएगा 800 into 1.25 into 10 to the power minus 4, 1.25, तो यहाँ पे 8 into 125 हो जाएगा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो इसको काउंटर कर लेगा, तो 10 to the power minus 4, 125 into 8000 होता है, तो ये 1000 into 10 to the power minus 4, 1000 10 to the power 3 है, ये 10 to the power minus 4 है, तो ये 10 to the power minus 1 न्यूटन सेकेंड बाय मीटर स्क्वायर, जिसको पास्कल सेकेंड बोलते हैं।
इसकी यूनिट एसआई यूनिट क्या होती है, पास्कल सेकंड या न्यूटन सेकंड बाय मीटर स्क्वायर। 10 टू द पावर -1 को डियर स्टूडेंट 0.1 लिख सकते हैं, सो 0.1 पास्कल सेकंड हो जाएगा, राइट, 0.1 पास्कल सेकंड हो जाएगा। तो हमारा ये ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 इज 0.1 पास्कल सेकंड, राइट। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है द कंपोनेंट ऑफ वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम व्हिच रेजेस द टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ वेपर इज नोन एज, मतलब कह रहा है कि वेपर कंप्रेशन सिस्टम का एक ऐसा कंपोनेंट जो कि वेपर का टेम्परेचर और प्रेशर, टेम्परेचर को भी बढ़ाता है और प्रेशर को भी बढ़ाता है, इसको बढ़ाने वाला कौन सा एलिमेंट है डियर स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर ए इवापोरेटर, नो, इवापोरेटर में इवापोरेट होता है, वहां से वो हीट लेता है तो टेम्परेचर कम करता है। एक्सपेंशन वाल्व भी नहीं होता है। कंडेंसर में हीट लूज करता है तो टेम्परेचर डाउन होता है। कंप्रेसर इज योर राइट आंसर डियर स्टूडेंट। कंप्रेसर क्या करता है, कंप्रेस करता है, जिससे क्या है टेम्परेचर भी बढ़ता है और प्रेशर भी बढ़ता है। कंप्रेसर में क्या होता है, कंप्रेस करते हैं तो कंप्रेस करने से टेम्परेचर इंक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, तो राइट आंसर इज द कंप्रेसर, राइट, राइट आंसर इज द कंप्रेसर। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, राइट, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 98 क्या कह रहा है, माइल्ड स्टील इज अ टाइप ऑफ डैश स्टील। माइल्ड स्टील जिसको मोस्ट पॉपुलरली एमएस बोलते हैं और सबसे ज्यादा आयरन ये यूज होता है, कह रहा है कि ये किस कैटेगरी का है, तो ये लो कार्बन, हाई कार्बन, नो कार्बन, मीडियम कार्बन। डियर स्टूडेंट माइल्ड स्टील हमेशा लो कार्बन स्टील की कैटेगरी में आता है। माइल्ड स्टील कितना आता है, लो कार्बन स्टील में। लो कार्बन स्टील का मतलब है लो कार्बन स्टील, लो कार्बन स्टील इज लेस देन इक्वल्स टू 0.3% कार्बन होता है, 0.3% कार्बन होता है। मीडियम कार्बन स्टील में, मीडियम कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील में 0.3 से 0.6% कार्बन होता है मीडियम कार्बन स्टील में। और हाई कार्बन स्टील में, हाई कार्बन स्टील में, हाई कार्बन स्टील में कितना होता है, 0.6 से 1 तक, इतना परसेंटेज होता है कार्बन का, राइट। और इसमें अगर आप देखोगे तो जो माइल्ड स्टील है, माइल्ड स्टील में 0.19 से 0.3 तक होता है।